हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मानव आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक में परिवर्तित होता है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 है आखिर तक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। तुषार की रेल यात्रा। यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से ये दिमाग में आया कि किस प्रकार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यानी तुषार ये सोचने लगा कि क्या लोग जब रेल नहीं आई थी तो उससे पहले लोग किस प्रकार से यात्रा करते थे, या फिर वे यात्रा ही नहीं करते थे। ये सवाल तुषार के मन में उठने लगे। तो देखते हैं क्या है कहानी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखिर तक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। आखिर तक खाद्य संग्राहक हम उन्हें क्यों कहते हैं? आखिर तक का मतलब होता है शिकार करना। आखिर मतलब शिकार करना, और शिकार करने वाले को कहते हैं आखिर तक। और खाद्य संग्राहक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंद मूल फल इकट्ठा किया करते थे, इसलिए उन्हें नाम दिया गया आखिर तक खाद्य संग्राहक। तो आज हम उन्हें आखिर तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। यानी आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, उसके कई कारण थे। जैसे पहला कारण तो यही था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला कारण था कि अगर वो एक ही स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रुक कर रहते तो वे आसपास के फल फूलों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यानी वो जानवर जो कि अपने चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, उनका शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी पेड़ पौधों में हमेशा फल फूल नहीं आते, बल्कि उनका एक विशेष मौसम होता है, और इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार उन इलाकों में जाते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो कौन सा कारण है? चौथा कारण ये है कि लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कुछ झीलों में तो पानी वर्ष भर रहता है, लेकिन कुछ झीलों और कुछ नदियों में पानी केवल हमें वर्षा ऋतु के आसपास ही मिलता है, इसलिए
जो लोग ऐसी झीलों के आसपास रहते थे जो कि मौसमी थीं, जब उनमें पानी खत्म हो जाता था तो उन्हें पानी की तलाश में सूखे मौसम में दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता होगा। तो ये थे लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के कारण कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। अब बात करते हैं उससे आगे कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यानी हम कैसे जानते हैं उन मानव के बारे में, खाद्य संग्राहक के बारे में, तो हम उनके द्वारा जो पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों के औजार बनाए जाते थे, जो आज भी बचे हैं, जिनमें से पत्थर के औजार हमें आज मिलते हैं, उनसे हम उनका पता लगाते हैं कि वो किस प्रकार का जीवन जीते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। यानी आखेटक खाद्य संग्राहक औजारों का उपयोग क्यों करते थे? फल फूल काटने के लिए, जानवरों की हड्डियों को काटने के लिए, मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए या जानवरों की खाल को उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। आज भी कई औजारों के निर्माण में लकड़ियों का प्रयोग होता है। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ बनाने में और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग, बाएं यानी ये वाला पत्थर के औजारों का क्या उपयोग है? इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं रहने की जगह निर्धारित करना कि लोग कहाँ रहते थे। लाल त्रिकोण वाले वे पुरा स्थल हैं मानचित्र 2 में। पहले मानचित्र देखते हैं। ये पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका, हुंसगी कर्नाटक में और कुर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में। ये वे स्थान हैं जहां आरंभिक लोग रहा करते थे। ये पुरा पाषाणकालीन स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जो अभी हमने देखे हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, हुंसगी कर्नाटक में और कुर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में। ये वे स्थान हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो ये स्थान आपको जरूर ही अपने याद रखने हैं। अब आगे आते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकला यानी रॉक पेंटिंग। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भीमबेटका की गुफाएं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में। भीमबेटका पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के आसपास हैं। तो ये हैं भीमबेटका की गुफाएं। और उस स्थान पर ही गुफाएं क्यों मिलेंगी हमें? पहाड़ी वाले इलाके पर, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और ये गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई थी, इसलिए हमें उन स्थानों पर ही पहाड़ी गुफाएं मिलेंगी दक्षिण वाले एरिया में। अब इससे आगे देखते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां से औजार, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो पुरास्थल वो स्थान है जहां से हमें पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए।
यह ज़मीन के ऊपर भी हो सकती हैं, ज़मीन के अंदर भी हो सकती हैं, कभी कभी समुद्र में और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आग की खोज। अब बात करते हैं आग की खोज की। तो आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो चुकी थी। कुरनूल गुफा हमने भी देखा था। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुरनूल गुफा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए या फिर मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो चुकी थी। अब इससे आगे देखते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। पुरापाषाण ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और पाषाण। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। इस काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, यानी पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। आरंभिक पुरापाषाण काल या जिसे कहते हैं निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो पहला काल है, आरंभिक काल को कहते हैं पुरापाषाण काल। उसका टाइम पीरियड है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। और पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। आरंभिक पुरापाषाण काल या फिर निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं उसे, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल और उसके बाद उत्तर पुरापाषाण काल। और मानव इतिहास की जितनी भी कहानी घटित हुई है, उसकी लगभग 99% कहानी इसी पुरापाषाण काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं हम मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग, यानी मध्य पाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के बाद जो काल आता है वो है मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथ। और इसका समय माना जाता है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। तो पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। और इस काल के पाषाण औजार यानी पूरा मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। तो इसमें कौन सा पॉइंट याद रखना है? मध्य पाषाण काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। उसका टाइम पीरियड है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। और इस काल के जो औजार हैं वो बहुत छोटे होते थे, जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण। अब इससे आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत होती है लगभग 10,000 साल पहले से, क्योंकि मध्य पाषाण काल जो समाप्त होता है वो होता है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है, उसके बाद का जो काल है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल लगभग 10,000 साल पहले शुरू होता है। अब बात करते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले यानी मध्य पाषाण काल, अभी हमने देखा था लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी।
तो जलवायु में बदलाव आने शुरू हुए थे लगभग 12,000 साल पहले, जिसके कारण घास वाले मैदान बढ़े और उसके कारण जो शाकाहारी जंतु थे उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। अब आते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। यानी यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार आखिर तक खाद्य संग्राहक कृषक में परिवर्तित होते हैं। प्राकृतिक रूप से ही गेहूं, जौ और धान जैसे जब प्राकृतिक रूप से अनाज उगने लगे तो महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने उन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू किया। उसके बाद वो ये देखने लगे, ये सीखने लगे कि वो अनाज कब उगते थे, कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। इस प्रक्रिया के द्वारा ही वो धीरे धीरे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह था कुत्ते का जंगली पूर्वज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। और फिर धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। यानी कृषक भी बन गए और धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। अब इससे आगे देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया है। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? लोगों के द्वारा पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। यानी जो पालतू जानवर होते हैं और जो खाने योग्य पौधे होते हैं वो जंगली पौधों और जंगली जानवरों से अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा उन्हीं जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। तो लोग किस प्रकार के जानवरों को पालतू बनाना सोचते हैं? पालतू बनाने के लिए सोचते हैं उन जानवरों को जो कि कैसे होते हैं, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। यानी वो हिंसक नहीं होते हैं, उनसे उन्हें किसी प्रकार का खतरा ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे अलग होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है दांत। यह पूरी प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, यानी मध्य पाषाण काल में। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कृषि के लिए कौन सी फसलें उपजाई गई थीं? गेहूं और जौ। और उसी तरह से सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। ये चित्र है, ये पालतू सूअर का दांत है और ये जंगली सूअर के दांत है। एक नवीन जीवन शैली। अनाज के क्या उपयोग थे? अनाज के उपयोग किए जाते थे। बीज के रूप में अनाज का उपयोग किया जाता था, खाद्य के रूप में अनाज का उपयोग किया जाता था, उपहार के रूप में भी अनाज का उपयोग किया जाता था और भंडारण के लिए भी अनाज का उपयोग होता था। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक
पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक होता था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। यानी यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि जब हम किसी अनाज को बोते हैं तो उसके बोने में, उसके तैयार होने में कुछ समय लगता है। कोई भी फसल एक ही दिन में तैयार नहीं हो जाती और उसकी देखभाल करने के लिए इसीलिए लोगों को एक जगह पर रहना पड़ा। फिर जब अनाज तैयार हो जाता है तो लोगों ने उसे किस प्रकार रखा? लोगों ने उसका उपयोग भोजन के रूप में भी किया, बीज के रूप में भी किया और अगले साल के लिए उसे भंडारण के रूप में भी, ताकि अगली बार भी उसे उपयोग किया जा सके बीज के रूप में। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। इस तरह से लोगों ने अनाज का संग्रहण किया। अब बात करते हैं चलते फिरते खाद्य भंडार। कौन थे? जानवर। तो जानवरों को कहा जाता है चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे हमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पृष्ठ 12 पर देखते हैं मानचित्र में। ये मानचित्र में यहाँ पर बुरजोम जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में, ये स्थान आपको ध्यान रखने हैं। कोल्डी हवा और महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, दाऊजली हेडिंग पूर्वोत्तर में, नीचे हल्लूर और पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में, और इधर ये इनाम गांव महाराष्ट्र में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये पुराई स्थल हैं, नवपाषाण पुराई स्थल। तो हमने देख लिया कि कई नीले वर्ग जो हमें मानचित्र में दिख रहे थे, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी जो वैज्ञानिक हैं वो कैसे पता लगाते हैं कि ये कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं? वो जो उन्हें खुदाई में पौधों की, पशुओं की हड्डियां मिलती हैं या जो भी पौधे मिलते हैं वो उनका अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब आते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुराने स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजहोम जो वर्तमान कश्मीर में है। बुरजहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गर्तवास किसे कहते हैं। जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं, यानी गड्ढे के नीचे जो घर होता है उसे कहते हैं गर्तवास, और इसके प्रमाण मिलते हैं हमें बुरजहोम आधुनिक कश्मीर में। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से हमें पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं।
इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यानी जो औजार मिले हैं वो पुरा पाषाण काल के जो औजार थे उनसे अलग हैं, उनसे बेटर क्वालिटी के हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वो नवपाषाण युग के औजार हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो औजारों की धार को पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था और आज भी हजारों सालों के बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये थे नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो ये है एक पात्र। अब आप बता सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पात्र में क्या रखा गया होगा। यानी लोग बर्तनों का उपयोग अनाज के भंडारण के लिए करने लगे थे और साथ ही खाना बनाने के लिए भी बर्तनों का उपयोग करने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी ये जो भी परिवर्तन हो रहे थे वो सभी जगह एक साथ नहीं हो रहे थे, बल्कि कुछ जगह ये परिवर्तन हो रहे थे, जबकि कुछ जगह अभी भी लोग आखिर तक खाद्य संग्रह का ही जीवन जी रहे थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख लिया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। यानी मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ उगाना सीख लिया था और पशुपालन भी सबसे पहले वहीं हुआ था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो मेहरगढ़ का एक घर है जिसमें प्रत्येक घर में 4 कमरे हैं, 4 चौकोर कमरे, और उनमें से एक कमरे को भंडारण के रूप में उपयोग किया गया है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी लोगों को ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ की कब्र का ये चित्र है। अब इससे आगे देखते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो या जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक।